Hello students, today I'll discuss about Carnot engine. Carnot engine is based on the second law of thermodynamics. So first of all, I'll explain about second law of thermodynamics. There are two statements of this law. First one statement is Kelvin-Planck statement and second one is the Clausius statement. Kelvin-Planck statement tells us no processes is possible whose sole is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of the heat in work. मतलब कि कोई भी सिस्टम जो है सो 100% एफिशिएंट नहीं होता है। यदि हम किसी भी सिस्टम में हम यदि हीट देंगे और हीट के फॉर्म में हम जानते हैं कि हीट देने से मैकेनिकल वर्क होता है और वो मैकेनिकल वर्क जो होगा वो 100% एफिशिएंट नहीं होगा, मतलब टोटल हीट जो है सो हमारा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये इसका कहने का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट बोलता है क्लॉसियस स्टेटमेंट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोल्ड से हॉट की तरफ, मतलब कोई गर्म से हम जानते हैं कि गर्म से ठंडा की तरफ ट्रांसफ़र होता है, बट ठंडा से गर्म की तरफ ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके से क्लॉसियस का स्टेटमेंट है और ये दोनों किस पे बेस्ड है, ये तो मतलब कह सकते हैं दोनों जो है न्यूटन सेकेंड लॉ में जाता है। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे यदि पहला स्टेटमेंट को हम देखें तो यदि पूरा हीट जितना हीट देते हैं और वो यदि पूरा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता तो वो किस में आ जाता, तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आ जाता। और यदि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आता तो तुम्हारा कौन सा लॉ हो जाता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मतलब 100% एफिशिएंट की बात करता है, बट 100% एफिशिएंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट वो बात करता है 100% एफिशिएंट का, कंजर्व्ड की बात करता है, बट ये कंजर्वेशन का नहीं बात करता है। ये बोलता है कि जो है सो कन्वर्सन जो है सो 100% पॉसिबल वर्क में नहीं है। यदि हम हीट किसी भी सिस्टम को देंगे तो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। और दूसरा बोलता है कि कोल्ड से हॉट की तरफ हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एनर्जी को, कोल्डर से हॉटर की तरफ एनर्जी को ट्रांसफ़र करना मुश्किल होगा। उसके लिए यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो एक मशीन लगाना पड़ेगा, जो हम लोग रिजर्वायर में पढ़े थे प्रीवियस इसके पहले वाला लॉज में। ठीक है, तो वो फंडा था और ये दोनों पे बेस्ड है। तो एक तरीके से बोला जाए तो कार्नोट इंजन जो है वो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे फॉलो करेगा। मतलब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और वर्क डन जो कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे वो टोटल 4 प्रोसेस पे बेस्ड होगा। वो टोटल 4 प्रोसेस जो है वो प्रोसेस है तुम्हारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड नेक्स्ट वन तुम्हारा एडियाबेटिक कंप्रेशन पे बेस्ड होगा। मतलब टोटल 4 प्रोसेस हो गए यहाँ पे, टोटल 4 प्रोसेसेस। और उस चारों प्रोसेस को मिला करके एक तरीके से बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस को एक तरीके से बोल सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे दो तरह का और भी प्रोसेस होता है तुम्हारा थर्मोडाइनमिक्स में। फर्स्ट होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड वन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का तुम देखो वर्ड में ही तुमको दिख रहा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब फिर से पुनः वापस आ जाना, उसी पॉइंट पे वापस आ जाना रिवर्स होके। जैसे मान लो कि हम इस जगह से स्टार्ट किए वर्क को और यहाँ से देखो नीचे गया, ग्राफ मेरा देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क हो रहा है कुछ इस तरीके से, नीचे गया फिर ऐसे गया, फिर जाकर के फिर उसी पॉइंट पे यदि पहुँच जाता है तुम्हारा, मतलब ये देखो पिस्टन है, यहाँ से यदि हीट हम दें और हीट देने से पिस्टन ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर उसी पॉइंट पे फिर वापस आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे फिर वापस आ जाना। और वही चीज़ यदि इरिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो है सो सेम सिचुएशन पे नहीं आएगा, जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे फिर वापस नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्चुअल में यदि इस नेचर में देखा जाए तो इरिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है, बट रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल बहुत कम ही होता है, नहीं पॉसिबल होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि देखो रिवर्सिबल प्रोसेस हम कैसे बोलें, क्योंकि देखो हीट यदि हम यहाँ से देंगे तो 100% जानते हैं कि कुछ ना कुछ सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो ही जाएगा हमारा हीट। तो हम रिवर्सिबल तभी बोल पाएंगे जब तुम्हारा जो है सो हीट का कोई लॉस ना हो सराउंडिंग में। यदि हीट का लॉस सराउंडिंग में नहीं होता है तो ऐसे उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। बट ये हम कहें तो उस तरीके का नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये बोलता है कि हम सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देंगे। यदि सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हो तो साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड होगा। साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस जो है ना टोटल 4 प्रोसेस पे बेस्ड है। और फर्स्ट प्रोसेस जो है सबसे पहले यहाँ पे होगा आइसोथर्मल
आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब बोलोगे एक्सपेंशन क्या होता है, तो देखो यदि सिस्टम को तुम हीट दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा मतलब इसका क्या चीज़ चेंज होगा, इसमें वॉल्यूम चेंज होगा, साथ ही साथ प्रेशर चेंज होगा। बट कंडीशन क्या डाला है, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट बट वॉल्यूम विल बी चेंज। ठीक है, तो वॉल्यूम इसमें चेंज होगा। सेकेंड वन प्रोसेस क्या है, सेकेंड वन प्रोसेस बोलता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या हो सकता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन मतलब तुमको क्या करना है कि वहाँ से जो हीट दे रहे हो उस हीट को हटा लेना है। अभी हीट दिए, जैसे ही इसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ हम हीट को हटा लिए, हीट को हटा लिए, फिर भी वो वर्क कुछ देर तक करता रहेगा क्योंकि इसका इंटरनल एनर्जी उसको ऊपर की तरफ धक्का देते रहेगा। तो वैसे सिचुएशन में भी इसका वॉल्यूम जो है सो कुछ देर के लिए बढ़ता रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन मतलब ना ही सराउंडिंग में एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा और ना ही मतलब सराउंड, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एक तरीके से बोल सकते हो। एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट। इसको कुछ दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि मान लो इसके हर एक तरफ से कोटेड है तुम्हारा इंसुलेटिंग मटेरियल, बट केवल इसके नीचे साइड से क्या है, कंडक्टिंग है, जिसके कारण वहाँ पे हीट देंगे और हीट देने से हम जानते हैं कि ये कंडक्ट, मतलब हीट देंगे तो इसमें एनर्जी इसका बढ़ेगा। अब एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, इसका एक्सपेंडेशन होगा, मतलब एक्सपेंड करेगा ये। और सेकंड सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और कोई इंसुलेटिंग पार्ट पे रख देंगे। मान लो यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसको उठाए इस पर रख दिए, तो इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसका मतलब क्या है, चारों तरफ से पैक हो गया। और पैक हो गया तो उस समय भी ये थोड़ा सा पिस्टन जैसे ऊपर उठेगा अपने इंटरनल एनर्जी के कारण, मतलब उसका वॉल्यूम में तब भी चेंज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। मतलब चारों तरफ से इंसुलेटिंग मटेरियल से पैक्ड है, फिर भी इसका जो है सो मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन, और वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड हो गया। थर्ड वन, तीसरा प्रोसेस जो यहाँ पे होगा, दैट वन प्रोसेस विल बी वंस अगेन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। जस्ट उल्टा अब काम होगा, किस तरीके से करता है वो हम बताएंगे अभी आपको। एंड फोर्थ वन इज द वंस अगेन एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो ये टोटल बेस्ट है तुम्हारा एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन पे। एक्सपेंशन बोलते हैं मतलब इसका वॉल्यूम का इंक्रीज होना, और कॉम्प्रेशन बोलते हैं वॉल्यूम का डिक्रीज होना, वॉल्यूम का डिक्रीज होना। तो तुम खुद समझो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हीट दिए, हीट देंगे, इसका गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाएगा। फिर इसको हीट देना बंद कर दिए, फिर भी कुछ देर तक ये थोड़ा सही सही लेकिन कुछ बढ़ा आगे, तो और उसको उठा करके कहाँ रख दिए, एडियाबेटिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल पे, मतलब चारों तरफ से पेक हो गया और उसका नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब हीट का यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, फिर भी वो वर्क डन दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे कौन सा एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम तब भी चेंज हो रहा है ना, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन। थर्ड वन तुम्हारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब क्या होगा, हीट तो हम गायब, हीट देना तो छोड़ दिए हैं, तो अब क्या होगा, कुछ देर में फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसका वॉल्यूम जो है सो, वॉल्यूम जो है सो अभी बढ़ा था, वॉल्यूम अब घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ऐसे बोलेंगे क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर धीरे धीरे मतलब ऐसा यदि हुआ कुछ देर में, फिर क्या किए, फिर इसको हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे फिर रख दिए। मतलब समझना, चार प्रोसेस है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, और इसका सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट जो है सो नीचे वाला है, बाकी चारों तरफ से एडियाबेटिक वाल है लगा हुआ, सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट जो है सो कंडक्टिंग है। हीट दिए तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। मतलब इसमें क्या क्या चेंज होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को समझना तो यहाँ पे समझो ऐसे करके। मान लो ये P1 है, V1 है, और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 T1। मतलब जब स्टार्टिंग में हम जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जब इसको हीट दे रहे हैं, उस समय प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, और टेम्परेचर में भी चेंजेस आया। तो उस समय प्रेशर कितना था P1, वॉल्यूम कितना था V1, और टेम्परेचर कितना था T1 था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब इसका जो स्टार्टिंग में इतना इनिशियली, अब जैसे ही एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, तो हम जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट इसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये इस तरीके से वॉल्यूम्स का चेंज हो रहा है, प्रेशर घट रहा है। देख सकते हो यहाँ पे इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक में तुमको दिख रहा होगा कि प्रेशर जो है सो नीचे आ रहा है, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, P2 होगा, जो भी हो घटा हुआ कुछ तो प्रेशर होगा, P2 होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है सो क्या होगा, V2, बट टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, बिकॉज आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है सो T1 ही रह जाएगा। तो ये एक प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस हुआ। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन।
एडियाबेटिक एक्सपेंशन अब क्या करना है, हीट देना बंद कर देना है, इसको उठा करके इस पर रख देना है। इसको यहाँ लिख सकते हो तुम इंसुलेटिंग स्टैंड या तो एडियाबेटिक स्टैंड जो भी बोल सकते हो। तो इसको यहाँ पे इस पर रख दिए। इस पर रखने के बावजूद भी इस पर थोड़ा सा जो है इंटरनल एनर्जी के कारण इसमें क्या हुआ, वर्क हुआ। तो यदि वर्क हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फिर भी उसका वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है उसका एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो देखो यहाँ से, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अब इसका जो है सो टेम्परेचर में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि एडियाबेटिक में टेम्परेचर जो है सो चेंज होता है। ठीक है, तो यदि वर्क कर रहा है तो 100% इसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो किस तरीके से, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, मतलब अब यहाँ से देखना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो क्या हो रहा है, इधर मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा घट गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा घट गया और वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज किया है, वॉल्यूम भी बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा घट गया। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे लिखेंगे कि प्रेशर इस जगह पे जो है वो P3 है और वॉल्यूम कितना है, V3 है, और टेम्परेचर जो है सो अब हम चेंज कर, यहाँ पे चेंज हो गया तो क्या लिख सकते हैं हम, T2। यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ भी T1 तो यहाँ भी T1। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। अब उल्टा काम होगा, देखो अब क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब क्या करना है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, अब क्या करो, फिर इसको उठा करके सराउंडिंग में रख देंगे, सराउंडिंग मतलब बाहर रख देंगे, नीचे रख देंगे। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर के कारण ये किधर जाएगा, इसका जो क्या बोल सकते हो, ये जो सो अब तो हीट नहीं दे रहे हैं, तो इसका जो पिस्टन है वो धीरे धीरे करके नीचे आना स्टार्ट होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा, मतलब इसका कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो है सो और चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम यदि चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो कह सकते हैं कि जो P3 था, प्रेशर, प्रेशर भी चेंज होगा, यदि वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि दिस वन पॉइंट इज द प्रेशर 4 एंड वॉल्यूम भी 4, और टेम्परेचर क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है वहाँ टेम्परेचर फिर कॉन्स्टेंट है हमारा, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे लिखेंगे T2, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये तीसरा प्रोसेस हो गया। वंस अगेन फिर क्या करेंगे, फिर इसको उठा करके इस पर रख देंगे इंसुलेटिंग स्टैंड पे। यदि उस पर रखोगे तो फिर कौन सा इसको कंप्रेशन बोलेंगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा जो चौथा जो है वैसे सिचुएशन में अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, अब इसका जो है सो प्रेशर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा था, ये देख सकते हो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा था, अब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वॉल्यूम घट जाएगा। देखो प्रेशर यदि बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा ना, तो स्वाभाविक है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ बन रहा है ऐसे ही। तो प्रेशर यदि बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो वही फंडा तुम्हारा किस में हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन में। एडियाबेटिक कंप्रेशन में जो सो वॉल्यूम तुम्हारा घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो कुछ ये फंडा है सारा। स्टार्टिंग से फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग में प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर तुम्हारा घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। दूसरा में क्या हो रहा है, प्रेशर तुम्हारा घट रहा है और वॉल्यूम फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। तीसरा में क्या हो रहा है, प्रेशर तुम्हारा बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम देखो ना कहाँ, यहाँ पे वॉल्यूम था ना, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम इस पॉइंट पे आ गया है और प्रेशर थोड़ा तुम्हारा थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। अब ये लास्ट वाला पॉइंट जो है इसमें देखो, प्रेशर इस पॉइंट पे भी है ना, यहाँ पे प्रेशर है, अब प्रेशर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो वॉल्यूम कहाँ, थोड़ा सा देखो यहाँ तक, यहाँ वॉल्यूम आ गया। मतलब कुछ इस तरीके से फंडा यहाँ पे है, और जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे फाइनली ये पिस्टन जो है सो वापस आ जाता है। ये प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं इसको, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे फिर से वापस आ गया। उसके लिए कितने प्रोसेस को गुजरना पड़ता है, टोटल 4 प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब चारों के प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और वर्क डन कैलकुलेट करके इसका एफिशिएंसी वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले वर्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, पहला आइसोथर्मल के लिए, फर्स्ट वन फॉर आइसोथर्मल ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना और प्रेशर का घटना। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें हम जानते हैं ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस चीज़ को हम लोग जान रहे हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यदि यदि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये इक्वेशन आएगा। तो एक तो सबसे पहले ए होगा, इक्वेशन 1। दूसरा यहाँ पे हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन हम लोग ऑलरेडी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग कैलकुलेट किए हैं प्रीवियसली। यदि पिछले लेक्चर को देखो तो वहाँ पे तुमको मिलेगा, वहाँ पे कि हम लोग वर्क डन को वहाँ पे कैलकुलेट किए थे। यदि तुमको वहाँ पे माइंड में नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी अपना क्या होगा, जीरो होगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे हम लोग, डेल्टा यू प्लस वर्क डन दिस वन। तो यदि हम इसको Q1 मान लें और इंटरनल एनर्जी तो ये 0 है, इज इक्वल्स टू दिस वन 0 प्लस डब्ल्यू, मतलब Q1 जो हीट है वो किसके बराबर हमको दे रहा है, डायरेक्ट वर्क डन के बराबर दे रहा है। और ये जो वर्क मिला था, वर्क वन मान लेते हैं इसको, ये वर्क जो मिला था कुछ इतना मिला था हम लोग को, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, nRT1 नेचुरल लॉग V2 डिवाइड बाय V1, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। वर्क कुछ इतना, मतलब Q1 के बराबर भी लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा nRT1 लॉ नेचुरल लॉग V2 डिवाइड बाय V1, इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये तो आइसोथर्मल का दोनों काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइसोथर्मल के बाद आता है आपका सेकेंड वन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो सेकेंड यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए, यहाँ पे कैलकुलेट करना है वर्क, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या पढ़े थे हम लोग, पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दिस वन एडियाबेटिक के लिए। और इसको फिर आगे कैलकुलेट करोगे तो इसको लिख सकते हैं, यदि कांस्टेंट है तो P1 V1 गामा, लेकिन यहाँ पे P1 V1 नहीं, क्योंकि सेकेंड प्रोसेस हो गया ना, तो यहाँ पे P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ से यहाँ गए तो हो गया पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ हुआ P2 से P3 के लिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे P2 से P3 कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम लोग थर्ड। ठीक है, और इसका वर्क जो भी आए, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना, देखो एडियाबेटिक में क्या होगा ना कि जो वर्क हमको इसके लिए मिलेगा वही वर्क इसके लिए भी मिलने वाला है। तो ये यदि पॉजिटिव में मिल रहा है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यदि ये पॉजिटिव में तो ए नेगेटिव में होगा, या यदि ये पॉजिटिव में है तो ए नेगेटिव में होगा, और दोनों का वैल्यू हमको 100% सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और जीरो आता है। तो एक तरीके से यदि आप 1 मिनट के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वर्क जो यहाँ पे निकलेगा वो कितना आएगा, वो हम लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो वर्क आएगा वो कुछ इतना आएगा, देखो वर्क 2 यहाँ पे निकलेगा, और वर्क 2 निकलेगा तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, इसका आएगा NR, और यहाँ पे आएगा टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा-1, कुछ ये चीज़ आएगा वर्क। चलो इसको मान लेते हैं 4, इक्वेशन नंबर निकाल दिए वर्क। ठीक है, तो ये भी निकल गया। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा थर्ड नंबर में कौन सा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब कंप्रेशन उल्टा काम हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही लिखना है, कहाँ तक हम लोग आ गए थे, P1 से P2, P2 से P3 तक चले गए, अब P3 से P4 तक जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखाएगा आपका डायरेक्ट ये कंप्रेशन में, डायरेक्ट इस चीज़ को लिख देता हूँ, इसी स्टेप को, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था, अब यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग P3 V3 इज इक्वल्स टू P4 V4, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये निकला। वर्क भी यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पे वर्क जो निकलेगा वो आपका कितना आएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे जो वर्क मिलने वाला है वर्क मिलेगा क्या चीज़, वर्क 3, और वर्क 3 कितने के बराबर होगा, तो वर्क 3 अपना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ NRT2, टेम्परेचर वहाँ पे चेंज हो जा रहा है ना, और यहाँ पे क्या होगा नेचुरल लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा V3 डिवाइड बाई V4, क्योंकि देख सकते हो 3/4 से 4 तक है ना, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखे। तो ये चीज़, अब चाहो तो यहाँ पे Q2 लिख सकते हो, इसको टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम जानते हैं कि हीट जो है टेम्परेचर के हिसाब से होता है, तो Q2 भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आ गया, तो Q3 भी निकल गया। अब उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे Q4, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद अब यहाँ आगे निकालते हैं, देखो फोर्थ नंबर प्रोसेस, एंड दिस इज द लास्ट प्रोसेस। फोर्थ नंबर प्रोसेस इज व्हाट, एडियाबेटिक, ये वाला एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसमें भी क्या करना है हम लोग को, डायरेक्ट देखो क्या, एडियाबेटिक में वही चीज़ लिखना है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा P4 V4 गामा इज इक्वल्स टू P1 V1 गामा। अब कैसे हुआ, देखो यहाँ पे डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा आपको, P4 V4 इज इक्वल्स टू P1 V1, मतलब यहाँ से इधर जा रहा है ना, ये फोर्थ नंबर प्रोसेस है अपना, P4 V4 से P1 V1, मतलब फिर से वो वापस उसी पॉइंट पे जा रहा है।
तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, यहाँ भी तुम यदि वर्क कैलकुलेट करना चाहो इसका तो वर्क 4 निकलेगा, और वर्क 4 जो निकलेगा वो निकलेगा NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, मतलब T2 माइनस T1 होगा, बट यहाँ पे साइन माइनस लगा देते हैं। ठीक है, काम वही हो रहा है। तो ये चीज़ आ गया, इक्वेशन नंबर हमारा हो गया क्या चीज़ 8, ये चीज़ हो गया। तो ये हम लोग टोटल 4 वर्क यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, चारों जगह के लिए 4 वर्क साइक्लिक प्रोसेस में, टोटल 4 वर्क वहाँ पे यहाँ पे पॉसिबल था, और चारों वर्क को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसका एफिशिएंसी को देख लेते हैं। नाउ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का तरीका तो आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर से ही पता है। एफिशिएंसी ईटा, ईटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला इज 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। इसको हम लोग कैलकुलेट ऑलरेडी किए थे प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। वहाँ पे हम लोग जब रेफ्रिजरेटर और जनरेटर पढ़ रहे थे, हीट इंजन पढ़ रहे थे, उस समय इसको हम लोग एफिशिएंसी वहाँ पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानते थे, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ईटा इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर 1 माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q2 इज इक्वल्स टू, तो पता है आपको NR यहाँ पे हम लोग निकाले हैं अभी, यहाँ जो Q2 है वर्क 3 के बराबर है। ये देख सकते हो यहाँ पे एक बार, ये देखो ये वर्क निकला हुआ है ना, किसके बराबर है, Q2 के बराबर है। तो वहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे Q2 की जगह पे लिख देंगे हम लोग NRT2 नेचुरल लॉग V3 डिवाइड बाय V4 डिवाइडेड बाय, ये तुम्हारा फिर Q1 है, Q1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, NRT1 T1 नेचुरल लॉग V2 डिवाइड बाय V1, इतना है ना। यहाँ से NR और NR कट जाएगा, ये चीज़ दोनों कटेगा, तो क्या बचेगा मेरा, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 नेचुरल लॉग V3 डिवाइड बाय V4 अपॉन, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, अपॉन T1 नेचुरल लॉग V2 डिवाइड बाय V1, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ आया तुम्हारा एफिशिएंसी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे कंप्लीट आपका नहीं होता, अब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो फॉर्म क्या है वो देखो, यहाँ पे एक्चुअली आपको करना है कुछ मल्टीप्लिकेशन, एक तरीका, मतलब क्या है ना कि ये V3 बाई V4 जो है ना, उसको हमको V2 बाई V1 के फॉर्म में ही लिखना है। कैसे लिखेंगे उसको, तो उसको लिखने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे टोटल कितना इक्वेशन आपको दिख रहा है, देखो ये पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3, अल्टरनेट जाना है। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 एंड नेक्स्ट वन इक्वेशन नंबर 7। अल्टरनेट जो इक्वेशंस दिख रहे हैं तो सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन कौन सा है, पहला उन्हें तीसरा मल्टीप्लाई फिफ्थ मल्टीप्लाई 7, ये अल्टरनेट को मल्टीप्लाई करना है। अल्टरनेट को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अल्टरनेट में क्या क्या है, तो मेरा पहला है फर्स्ट इक्वेशन P1 V1, देखो LHS को LHS के साथ मल्टीप्लाई कर दो और RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो LHS में क्या है P1 V1, और अगला का क्या होगा तुम्हारा P2 V2 गामा, एंड थर्ड वन P3 तो LHS को LHS के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख सकते हो P1 V1, फर्स्ट वन LHS, इसका सेकंड ए वाला LHS है, और थर्ड का ए वाला LHS है, और फोर्थ का LHS P4 V4 गामा है। तो ये हम राइट साइड पे देख सकते हो क्या है, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा करते हो तो देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पे करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो देखो मेरा आ जाएगा यहाँ पे P1 V1 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वन P2 V2, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए था गामा, इंटू फिर P3, ये तुम्हारा फिर आइसोथर्मल, इंटू फिर क्या हो जाएगा P4 V4 गामा, ये हो गया LHS। RHS अब लो, RHS जब लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P2 V2, तुम्हारा RHS में आएगा P2 V2 इंटू फिर तुम्हारा यहाँ होगा P3 V3 गामा,
फिर इधर क्या होगा V4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा P1 V1 गामा, दिस वन, ये जाएगा। RHS में जो था RHS के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, जो LHS में था उसको LHS के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहाँ पे P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। इधर भी देखो P2 P3 P4 P1 P1 P2 P3 सब मिल रहा है, मतलब प्रेशर दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो प्रेशर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, V1 V2 गामा V3 और यहाँ पे क्या बचा V4 गामा इज इक्वल टू, इधर भी वॉल्यूम सिर्फ बचेगा V2 V3 गामा V4 एंड V1 गामा, कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, मतलब क्या है ना कि इधर भी V1 है और इधर भी V1 है, इसमें गामा के साथ है, इधर गामा के साथ नहीं है, तो ऐसा करते हैं सेपरेट करते हैं। इधर V1 है तो उधर से इसको ले आते तो नीचे आएगा V1 गामा हो जाएगा, इनटू क्या बचा V2, तो यहाँ V2 गामा लिखते हैं, तो इधर से क्या आएगा V2 नीचे आएगा, ये जो तुमको V2 दिख रहा है, या तो ऐसा करो यहाँ पे V2 गामा ऊपर, ये नीचे गामा आ गया ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं करते हम लोग, ऐसा करते हैं गामा को ऊपर ही रखते हैं। तो यदि गामा को ऊपर रखोगे तो यहाँ पे देखो इसमें गामा नहीं है, इसमें गामा नहीं है, तो इसको उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ गामा है ना, तो गामा V2 गामा ऊपर रख दिए, और कौन सा है गामा V4 ऊपर में गामा रहने दिए, इज इक्वल्स टू उधर से कौन सा आएगा, यहाँ पे V2 है ना, तो V2 ये है तो नीचे आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V2 इधर नीचे आ जाएगा, V2 और इधर के V4, कुछ इस तरीके से आ गया। राइट साइड में देखो क्या है V3 गामा और क्या है V1 गामा, इधर का तो उधर जा चुका है ना, तो इधर का देखो क्या बचा, V1 इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 गामा, सॉरी V1 ओनली, और ये V3 नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से। मतलब कुछ नहीं किया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। आप एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे V2 और V4 रख लिए, बाकी इसको छोड़ दिए यहीं पे, तो ये कहाँ जाएगा, ये दोनों के नीचे इधर भेज दिए इस साइड, यहाँ नीचे चला गया, देखो V1 V3 है। अभी राइट साइड में क्या है V3 गामा एंड V1 गामा, V3 गामा एंड V1 गामा, तो यहाँ का जो ये दो बचा V2 और V4 किधर जाएगा, इस साइड यहाँ नीचे आएगा, तो देखो यहाँ V2 और V4 लिख दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। इसको क्यों किया गया है वो आपको अभी समझ में आएगा। देखो अब ये फॉर्म में आ गया ना इस तरीके से, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर माइनस, इसके ऊपर माइनस लगेगा, मतलब ऐसे V2 गामा एंड V2 पर पावर -1, ये क्या है V4 गामा और इसके ऊपर क्या लगेगा -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी उसी तरीके से V3 गामा और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा V3 तो क्या होगा -1, फिर यहाँ पे क्या है V1 गामा और ये V1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा V1 टू द पावर ऑफ -1। तो यहाँ पे फिर इसको करो, ये देखो बेस सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 गामा टू द पावर -1, यहाँ पे क्या है V4 टू द गामा -1 इज इक्वल्स टू V3 गामा -1 एंड यहाँ पे V1 गामा -1, कुछ इस तरीके से। अब पावर सेम है, तो पावर सेम है तो कॉमन ले लेते हैं इस तरीके से V2 V4, इसका क्या होगा गामा -1 इज इक्वल्स टू क्या है V3 V1 टू द पावर ऑफ गामा -1, ये कटेगा दोनों साइड से, गामा -1 तो क्या बचा मेरे पास, ये बच गया V2 V4 इज इक्वल्स टू V3 V1, इतना मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं वो देखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये V2 यहीं पे है, ये V1 इधर आएगा, तो नीचे ये V3 है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा V4 जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4 कुछ आ गया इस तरीके से। तो ये जो इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 10, ये जो इक्वेशन आया V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4, ये जो हमारा प्रीवियस यहाँ पे जो रिजल्ट आया था, इस पे पहले क्या आया था, ये आया था ईटा इज इक्वल्स टू 1 - T2 log V3/V4 और यहाँ T1 log V2/V1, ठीक है, ये चीज़ आया था। तो आप देख सकते हो कि V3/V4 की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, V3/V4 की जगह V2/V1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यदि वहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 इक्वेशन 10 ऑफ इक्वेशन 10 इन इक्वेशन कौन सा है इक्वेशन, ये 9 देख सकते हो, ये 9 इक्वेशन, इन इक्वेशन 9, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगा, तो ईटा इज इक्वल्स टू 1 -
T2 नेचुरल लॉग, और ऊपर में क्या हो जाएगा V3/V4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई सॉरी V2/V1, और नीचे क्या है मेरा T1 नेचुरल लॉग, यहाँ पे तो ऑलरेडी V2/V1 है ऐसे, ठीक है। इसी की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किए तो आपका नीचे ऊपर कुछ ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा रिजल्ट यहाँ पे 1 - T2 डिवाइड बाई T1, यही इसका एफिशिएंसी है कुछ इस तरीके से, 1 - T2 डिवाइड बाई T1। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन का ये एफिशिएंसी आता है। तुम्हारा हीट इंजन में भी देखे थे तो कुछ इसी तरीके से एफिशिएंसी हम लोग को मिला था, तो उसी तरीके से कार्नोट इंजन का भी एफिशिएंसी कुछ इतना ही आता है, 1 - T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन है जो बेसिकली 4 प्रोसेस पे बेस्ड है। तो हम लोग क्या देखें कार्नोट इंजन में, कार्नोट इंजन जो है सो बेसिकली टोटल 4 प्रोसेस से बेस्ड है। वो तुम्हारा है, फर्स्ट वन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड वन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड वन आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड फोर्थ वन इज द एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये चारों का वर्क डन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, और चारों का वर्क डन कैलकुलेट होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपका कुछ इतना मिलता है। ये जो फाइनल रिजल्ट जो मिलता है आपको वर्क का, वो तो सबका अपना अपना वर्क डिफरेंट डिफरेंट मिलता है ना, फाइनली जो उसका एफिशिएंसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जाकर के इतना मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, यदि मैं इसका टोटल वर्क कैलकुलेट करना चाहूँ, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क यदि यहाँ पे तुम कैलकुलेट करना चाहो तो एक्चुअली यदि पूछा जाए आपको कि टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने का तरीका देखो, टोटल वर्क विल बी W1 + W2 + W3 + W4, दिस वन, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो W1 जो है आपका वो कितना है देख सकते हो यहाँ पे, W1 आया था मेरा nRT1 इतना, नेचुरल लॉग V2 डिवाइड बाई V1 इतना मिला था। W2 का वैल्यू था अपना, एक पॉजिटिव में था एक नेगेटिव में था, तो ऐसा करते हैं इसको काट ही देते हैं। क्यों ऐसा कट रहे हैं हम W2 और W4, बिकॉज यहाँ पे जो है ना W2 है जो सो तुम्हारा नेगेटिव ऑफ W4 के बराबर है, नेगेटिव ऑफ W4 के बराबर है। मतलब एक को पॉजिटिव नेगेटिव करके तुम काट सकते हो, मतलब ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला, इस यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो W2, और एक कट जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, बट एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव है। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे उसके बावजूद एक कट ही जाएगा। अब बचा क्या W3, तो यहाँ पे क्या होगा nRT2, और यहाँ पे क्या होगा नेचुरल लॉग, एंड दिस वन इज द क्या था V3 डिवाइड बाई V4, ये चीज़ आता है, ये चीज़ आता है तुम्हारा टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क कुछ इस तरीके से कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये फंडा है टोटल वर्क कैलकुलेट करने का। तो टोटल वर्क भी हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लिए, टोटल एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देख लिए, तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क एक्चुअल में यदि यहाँ पे देखा जाए तो देखो, तुम यहाँ पे एन आर दोनों से कॉमन ले सकते हो, और यदि एक कॉमन दोनों लोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे T1 और T2 दो चीज़ें यहाँ पे ना, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ले करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब बोले तो सब में तो वैसे डिफरेंस है ही वर्क का कुछ इस तरीके से ही, तो कुछ इस तरीके से टोटल वर्क यदि कैलकुलेट यहाँ भी रख सकते हो, इतना भी तुम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये टोटल वर्क कुछ इस तरीके से भी रख सकते हो। तो दिस इज द टोटल वर्क ऑफ द कार्नोट इंजन, एंड दिस इज द टोटल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, ठीक है। और ये बस इतना माइंड में आपको रखना है कि 100% एफिशिएंट कोई भी इंजन आज तक नहीं बना है, 100% एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ये भी यही बताता है कि कोई भी इंजन आज तक 100% एफिशिएंट नहीं बना है। सो इतना ही इसमें कैलकुलेट हम लोग को करना होता है कार्नोट इंजन में। सो दिस इज ऑल अबाउट of the today lecture. So thank you for watching.